हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम लाइव क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाए, तो मेरे को लगा कि आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो तो मैं एक वीडियो ही बना के डाल देती हूँ। तो ये मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ और इसको मैं भी अपलोड कर दूंगी। ये जब वीडियो आप लोगों को दिखे तो उस समय आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उनके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ में जब आप लोग देख रहे होंगे उस समय मैं भी इस वीडियो को दोबारा देख रही होंगी और आपके कमेंट्स जो हैं उनके जवाब मैं आपको टाइप करके ज़रूर दूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा इसको ऊंचा कर देती हूँ। अब मेरे ख्याल से आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्लास है आज की, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो चैप्टर है उसकी कहानी। तो ये जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने एक ऐसी दवाई बनाई कि वो इनविजिबल हो सके। और वो जब इनविजिबल हुआ, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य होना, जिसको कोई देख नहीं सके। आप सब लोगों ने कहानी देखी होगी, एक मूवी है मिस्टर इंडिया, जो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि अदृश्य होने का मतलब क्या होता है। तो ये जो कहानी है, चलिए इस कहानी में सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है तो ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक है, उससे संबंधित ये कहानी है। और इसमें सबसे पहले ये दिखाते हैं कि दो बच्चे होते हैं, उनको अचानक सीढ़ियों के ऊपर से पाँव के निशान जो हैं वो नीचे की तरफ उतरते हुए दिखते हैं। और वो बच्चे बड़ी उत्सुकता से उन पाँव के निशानों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि वो जो पाँव के निशान हैं वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और वो एक्चुअली कीचड़ से भरे हुए पाँव के निशान थे। जैसे अगर कभी आपने भी देखा होगा, आपका पाँव अगर मिट्टी में अगर आप पाँव रख देते हैं, दोनों पाँव, और फिर आप चलते हैं तो पहले आपके जो पाँव के निशान हैं थोड़े डार्क डार्क होते हैं और धीरे धीरे वो जो आपके पाँव के निशान है वो हल्के पड़ते 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 एकदम खत्म हो जाते हैं। तो यही हादसा जो है वो उन बच्चों के सामने भी हुआ। इस घटना को देख के वो बड़े थोड़े से आश्चर्यचकित भी थे और उत्सुक भी थे कि ये क्या है कि पाँव के निशान अचानक सीढ़ियों पे प्रकट हुए, चलते हुए आए और नीचे उतरते उतरते उनके पाँव के जो निशान है वो हल्के पड़ गए और थोड़ी दूर तक जब वो उसके पीछे पीछे सड़क पे चले तो वो पाँव गायब हो गए। बच्चों के लिए ये चीज़ समझना बिल्कुल असंभव था कि इस तरह की घटना जो उन्होंने देखी ये क्या थी। लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये जो पाँव के निशान थे, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर ग्रिफिन, उनके पाँव के निशान है। ग्रिफिन जो है एक बहुत ही गुस्सेल वैज्ञानिक है और उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो पूरे के पूरे नए नए आविष्कार करने में लगा दी। और अभी जिस चीज़ पे वो काम कर रहे थे वो ये थे कि वो कोई ऐसी दवाई बनाना चाह रहे थे कि किस तरह से आदमी को पारदर्शी बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है, कि वो दिखने में तो शीशा जैसे आप देखते हैं, ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, उससे हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि शीशा वहाँ पे है। जब हम उसको छूते हैं तो पता चलता है कि वो शीशा उधर प्रेजेंट है। तो उसी तरह के से वो चाहते थे कि ऐसी कोई दवाई बनाई जाए जिसको कि मैं पी लूं और मैं अदृश्य हो जाऊं। तो उन्होंने जब बहुत दिन आविष्कार किया तो वो इसमें कामयाब हुए और जिस दिन उन्होंने वो दवाई बनाई उन्होंने उस दवाई को निगल लिया, स्वॉलोड कर लिया, यानी पी लिया। और जैसे ही वो दवाई ग्रिफिन ने पी वो अदृश्य हो गए। अब अदृश्य होने के बाद में जिस मकान के अंदर वो रहते थे उस मकान मालिक ने उसको पहले वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मकान मालिक, उसने उनको निकालने की बहुत कोशिश करी तो ग्रिफिन को गुस्सा आ गया और जब उसको मकान मालिक ने उसके घर के बाहर निकाल दिया था तो जब वो अदृश्य हुआ तो उस स्थिति में उसने उसके घर में आग लगा दी और वो वहां से भाग निकला। क्योंकि जब वो अदृश्य हो गया तो अदृश्य वो इस तरह से हुआ कि वो दिखता नहीं था लोगों को, ट्रांसपेरेंट हो चुका था, शीशे की तरह एकदम पारदर्शी हो चुका था, लेकिन ठोस तो वो उस समय भी था। तो उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे तो उन कपड़ों से उसने सोचा कि मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो उसने अपने सारे कपड़े धीरे धीरे करके सब कपड़े निकाल दिए और वो वहां से भाग गया। अब जब उसके पूरे शरीर पे जब कोई वस्त्र ही नहीं था, जब वो निर्वस्त्र हो गया तो बिल्कुल भी वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। और ऐसी हालत में जब वो वहां से भाग रहा था तब उसके पाँव कीचड़ में पड़ते हैं और वो पाँव के जो निशान है वो उन बच्चों को दिखाई दिए। तो वो अदृश्य व्यक्ति जो था वो ग्रिफिन था और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि उसको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लंदन में रहता था और उस समय जब मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का था और इतनी सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में, बिल्कुल मध्य में, सर्दी के बिल्कुल बीच में, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाके अपने आप को गर्मी दूँ, यानी कहाँ से मैं कपड़े प्राप्त करूँ, कैसे मैं खाना खाऊँ। उसके सामने बड़ी समस्या और संकट उत्पन्न हो गया था।
तो क्योंकि उस घर में तो वो आग लगा के आ गया था जहाँ से उसको मकान मालिक ने निकाल दिया था। अब वो बेघर था और निर्वस्त्र था और उसके पास कपड़े भी नहीं थे और बहुत भूखा था। तो जैसे तैसे करके उसने क्या किया, रात तक का समय निकाला। और जब रात आई तो उसने सोचा कि अब मुझे किसी न किसी तरीके से कपड़ों का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एक स्टोर के अंदर, एक दुकान के अंदर जब समय हुआ बंद होने का, तो बंद होने से पहले वो उस दुकान के अंदर घुस गया और इंतज़ार करता रहा कि शाम हो। और जब वो दुकान, जो बहुत बड़ा स्टोर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें सब कुछ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बिग बाज़ार और इस तरह के, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, पहनने की भी होती हैं, सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी। ऐसी दुकान के अंदर, ऐसे स्टोर में वो घुस छुप के बैठ गया। और जब शाम को दुकान बंद करके दुकान वाले लोग वहाँ से चले गए, तो उसने सबसे पहले अंदर घुस के अपने आप को ढकने के लिए वहाँ से कुछ कपड़े निकाले, पहने। उसने एक बड़ा सा ओवरकोट पहना ताकि उसका जो शरीर है वो पूरा उससे ढक सके। कपड़े पहनने के बाद में अब उसको बहुत तेज भूख भी लग रही थी और उसने वहाँ से एक टोपी भी निकाली ताकि वो अपने सिर को उस टोपी से ढक सके। टोपी सिर में पहन ली, कपड़े पहन लिए। अब उसको बहुत तेज भूख लगी और जब उसने जाके देखा तो उसको खाने के लिए कॉफ़ी और मीट मिल गया, जो उसने खाया। और उसको कॉफ़ी और मीट खाने के बाद में उसने सोचा कि अब मुझे रात को यहीं पे ही आराम कर लेना चाहिए। तो वो वहाँ पे गया और ग्रोसरी स्टोर में से उसने और भी चीज़ें खाने पीने की निकाली। जहाँ उसको शराब भी मिल गई, उसने वो भी वहाँ से निकाल के खाई। कुछ और चीज़ें खाई और शराब पी के अब उसका समय हो गया सोने का। तो वहीं पे एक रजाइयों का बंडल था जिसके ऊपर जाके वो सो गया, क्योंकि कपड़े वो पहन चुका था, खाना भी वो खा चुका था, शराब भी उसने पी ली थी और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और अब वो सोना चाहता था। तो वो वहाँ पे जाके चुपचाप उसने वहाँ से मिठाइयाँ भी खाई और शराब पी और फिर वो जाके वहीं पे उन रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। जब सुबह हुई तो अगर वो समय पे उठ जाता तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाता, वो वहाँ पे पकड़ा नहीं जाता। लेकिन जब सुबह हुई और वहाँ के जो दुकान पे काम करने वाले लोग थे उन्होंने दुकान खोली और वो अचानक हड़बड़ा के उठा, तो जो कपड़े पहन रखे थे, वैसे तो वो अदृश्य था, दिखता नहीं था, लेकिन उसके कपड़े दिखाई दिए। कपड़ों के कारण वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा था। उसकी पीठ थी तो उसका मुंह नहीं दिखा। उसने हाथ में दस्ताने भी पहन रखे थे, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति वहाँ पे छुपा हुआ है। उन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो उनको धक्का दे के वहाँ से भागा। और जब वो उसको धक्का दे के वहाँ से भागा तो उसको समझ में आ गया कि ये लोग मुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ से बचने के लिए इन कपड़ों को वापस उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे इन कपड़ों के पीछे पीछे भागते भागते मुझे पकड़ लेंगे। जब वो धक्का देके निकला तो वहाँ पे उसने उस दुकान के अंदर काउंटर पे जो पैसे रखे थे वो भी वहाँ से चोरी कर लिए और वो वहाँ से भाग के खड़ा हुआ। अब भागते भागते उसने अपने सारे कपड़े वापस खोल दिए और वापस वो उसी हालत में निर्वस्त्र होकर सड़कों पर घूम रहा था। तब उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं सर्दी मर जाऊंगा और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं लंदन में रहूंगा तो अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो पुलिस से बचने के लिए उसने सोचा कि मुझे यहाँ से इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। और उसने आइपिंग नाम की एक जगह थी जो वहाँ से शहर से बहुत दूर गांव में थी, कस्बा था एक, तो वहाँ पर उसने किराए जो सराय थी वहाँ पर पहले ही पैसे दे के उसको बुक कर लिया, 2 कमरे वहाँ पे बुक कर लिए। और अब वो सोचने लगा कि अब मैं ट्रेन पकड़ के आइपिंग चला जाऊँगा, लेकिन उससे पहले उसको कपड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसने सोचा ये कपड़े तो मुझे पहनने के लिए लेने ही पड़ेंगे, लेकिन लोग मुझे पहचाने नहीं, मुझे देख के डरे नहीं, इसका भी मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो वहाँ से चला गया और ढूंढते ढूंढते उसको एक ऐसा गली मिली जिसमें कि लोग जो हैं वो नाटक कंपनी वाले जो लोग होते हैं, जो रंगमंच के कलाकार होते हैं, वो जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं वो सारे के सारे वस्त्रों की वहाँ पे दुकानें थी। कि जैसे आप लोग किराए पे कोई भी विचित्र वेशभूषा, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, कई बार आपके यहाँ कॉम्पिटिशन्स होती हैं तो पहनने के लिए लाते हैं, कभी जोकर की ड्रेस, कभी मान लीजिए राम सीता बना हुआ है उसकी ड्रेस, किसी को पेड़ बनना है, तो इस तरह के जो जहाँ पे वस्त्र मिलते हैं उस गली में वो घुस के, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, उनमें से एक बड़ी सी दुकान देख के वो उसके अंदर घुसा। हाँ, ये जो पैसे चोरी करने वाली जो बात मैंने आपको बताई, वो पैसे वो इस दुकान से चोरी करेगा। पहली दुकान पे से तो वो सिर्फ खाली अपनी जान बचा के
भागा था। इस दुकान में घुसने के बाद में उसने अपने आप को वापस ढकने के लिए उसी तरह से एक बड़ा कोट वगैरह पहना, हाथों में दस्ताने पहने, सिर के ऊपर टोप लगा लिया और गलमुछे लगा लिए, ताकि उसका जो चेहरा उसने पहले पट्टियों से पूरे चेहरे को बांध लिया, चश्मा लगा लिया, ऊपर टोपी लगा ली और गलमुछे लगा लिए, ताकि उसका जो चेहरा है वो इस तरह से लगे कि इस व्यक्ति का शायद कोई एक्सीडेंट हो गया, इसलिए इसने पट्टी लगा रखी है। और उसका चेहरा लोगों को ऐसे डराए नहीं, लोग उससे घबराए नहीं कि एक ऐसा बिना सिर का आदमी घूम रहा है। तो उसने अपने आप को पूरी तरह से, हाथों में उसने दस्ताने पहन लिए, क्योंकि अगर वो दस्ताने नहीं पहनता तो खाली कपड़े दिखाई देते और उसके हाथ दिखाई नहीं देते, उससे भी लोग डर जाते। तो हाथों में उसने दस्ताने, पाँव में जूते पहन के अपने आप को इस तरह का पूरा एक गेटअप दे लिया। लेकिन उसी समय जब वो वहाँ से पहन के ये सब चीज़ें कर रहा था तो दुकानदार ने उसको देख लिया, और दुकानदार ने उसको देखा नहीं, दुकानदार वहीं था। तो उसने सोचा कि जिस तरह से पिछली दुकान में जब मैं पकड़ा गया था वो स्थिति मेरे सामने नहीं आए, तो उसने क्या किया, पीछे से उस दुकानदार के सिर पे वार किया और फिर वो वहाँ से उसके पैसे चोरी करके वहाँ से भाग गया। अब उसके पास वो कपड़े थे जो उसने उस दुकान से चुराए थे, और वो पैसे थे जो वो वहाँ पे उस व्यक्ति को, दुकानदार को सिर के ऊपर चोट मार के उसके गले में से उठा के पूरे पैसे जो लेके आया था। अब आईपिंग जाने के लिए वो ट्रेन में बैठ जाता है और आईपिंग पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो उस सराय में जो उसकी मालकिन होती है उसका नाम होता है मिसेस हॉल, और वो ऐसे विचित्र आदमी को देख के बड़ी परेशान सी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी और वो जानना चाहती थी, उत्सुक थी कि इस व्यक्ति ने ऐसे ये जो वेश बना रखा है, चेहरे के ऊपर पट्टियाँ हैं, ये सब क्यों पहन रखी हैं। तो वो कोशिश करती है कि जब उसको कमरा देती है उस समय उसके दिमाग में कई विचार आते हैं कि इतनी सर्दी में यहाँ पर किराए पे मकान लेके रहना सराय में, ये आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। तो ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करने आया, बड़ी उत्सुक थी वो, लेकिन फिर भी उसने अपनी उत्सुकता को कंट्रोल में रखा, क्योंकि ग्रिफिन ने उसको सबसे पहली मुलाकात में ही जब उसको पता चला कि ये व्यक्ति, ये लेडी मुझसे बात करने की कोशिश करेगी, तो उसने उसको पहले ही कह दिया कि मैं आपको आपके किराए का भुगतान कर चुका हूँ और अब आप मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं कोई खोज कर रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो कृपया आप मुझसे दूरी बनाए रखिए। तो मिसेस हॉल बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती हैं, पर वो सोचती हैं कि बड़ा ही सनकी सा और बड़ा ही बदतमीज आदमी है, बहुत ही अकड़ है इसके अंदर, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं। पर अपन को क्या मतलब है, मेरे को तो किराया मिल रहा है, तो मेरे को तो उस किराए से ही मतलब है। ठीक है, इस टाइम पे अगर कोई रहने आया है, अच्छा है, तो वो पैसे तो उसको मिल चुके होते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब ग्रिफिन जो है वो काफ़ी दिन तक वहाँ रहता है, कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद उससे सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और जब उससे किराया दोबारा मांगा जाता है तो वो कहता है मिसेस हॉल को कि मेरे पास अभी नकद पैसे ख़त्म हो चुके हैं और मैं मेरे चेक का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी ही मेरा चेक आ जाएगा तो मैं आपको आपके किराए का भुगतान कर दूंगा। तो मिसेस हॉल बोलती हैं ठीक है, लेकिन ग्रिफिन ये सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं पैसे कहाँ से दूँ। तो फिर वो सोचता है कि मैं यहीं पे कहीं पे चोरी कर लेता हूँ और वही पैसे इनको दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने वापस से पूरे कपड़े जो है खोल के, और वहाँ पड़ोस में एक क्लर्जीमैन पादरी का घर था, उसके घर में घुस जाता है और उसके घर के डेस्क को खोल के उसमें से पैसे चोरी करता है। रात का समय होता है, क्लर्जीमैन जो पादरी और उसकी बीवी हैं वो अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तभी उनको दिखाया, ऐसे आहट सुनाई देती है कि बाहर वाले कमरे में, हॉल में कोई ना कोई आहट सुनाई दी है, कोई वहाँ पर है। तो वो सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति उस कमरे में है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। जो रैक खुलने की आवाज़ और रैक के अंदर से पैसे उठाने का भी उनको पता चलता है कि किसी ने वहाँ से पैसे भी उठाए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, दरवाज़ा जोर से खोलते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। पादरी बेचारा यही सोचता रह जाता है कि ऐसे कैसे हुआ कि मेरी आंखों के सामने पैसे चोरी हुए और मैं किसी व्यक्ति को भी नहीं देख पाया। यहाँ से पैसे चोरी करके ग्रिफिन वापस जब अपने कमरे में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो घर में होते हैं, और उन्होंने उसके कमरे को जब खुला देखा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज इस व्यक्ति ने अपना कमरा खुला कैसे छोड़ रखा है। तो जिज्ञासा के नाते वो लोग चुपचाप अंदर घुसे। उन्होंने सोचा आज मौका है, आज इसके बारे में कुछ पता कर ही लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो जब वो उसके कमरे के अंदर घुसे तो मिसेस हॉल को एक चीज़ देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे वो जो पट्टियाँ थी जो वो हमेशा बांध के रखता था साइंटिस्ट चेहरे के ऊपर, वो बाहर पड़ी थी, और उसके कपड़े भी वहाँ पड़े थे, उसकी टोपी, सब कुछ वहाँ पड़ा था। तो उनको लगा कि आखिर ये गया
कहाँ पे है, इसके कपड़े वगैरह तो सारे के सारे यहीं पड़े हैं। तभी अचानक ग्रिफिन उस कमरे में घुस जाता है और उसको बहुत तेज गुस्सा आता है उन लोगों को देख के। तो वहाँ पे एक चेयर होती है, उस चेयर पे मिसेस हॉल की मदर ज़्यादातर बैठा करती थी, जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई थी। उस चेयर के ऊपर पास में जाके वो वहाँ पे जो टोपी पड़ी हुई होती है उसको फेंक के मारता है और मिसेस हॉल के पास से टकरा के वो टोपी जाती है। तो वो एकदम पीछे हो जाती है कि ये टोपी कहाँ से हवा में अचानक से आ गई। और वो जो कुर्सी होती है जिस पे उनकी माँ बैठा करती थी, जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई थी मिसेस हॉल की, वो कुर्सी अचानक उनकी तरफ आती है, जैसे किसी ने उनको उठा के उसकी तरफ फेंका हो। दोनों हस्बैंड वाइफ गेट के बाहर धकेल दिए जाते हैं और गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लॉक कर देते हैं। उसी समय अंदर से वो जो लॉक कर देते हैं, मिसेस हॉल जब बाहर की तरफ आती हैं तो सीढ़ियों के पास जब वो पहुंचती हैं तो वो एकदम सीढ़ियों से गिरती हैं और बेहोश जैसी हो जाती हैं। तो फिर ग्रिफिन जो है वो कमरे के अंदर जाता है और वापस से वो अपने कपड़े उपड़े पहनता है। इतनी देर में ही जब वो नीचे पहुंचते हैं, उनको चोट लगती है, तो उन्हें ये भी पता चलता है कि पड़ोस में पादरी के घर पे चोरी हो गई है। तो मिसेस हॉल जैसे ही होश में आती हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, वो वापस जाती हैं और ग्रिफिन के कमरे में घुस के उससे पूछती हैं कि तुम बंद कमरे में कैसे आए और तुम कहाँ से इस कमरे के अंदर से बाहर निकले हो। वो इन प्रश्नों के जब सवाल पूछता है तो ग्रिफिन जो है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। और इस घटना से पहले जब वो कुर्सी उछाल के फेंकी गई थी, तब मिसेस हॉल के दिमाग में ये बातें आई कि हो सकता है कि मेरी माँ जो है उनकी यादें इस कुर्सी से जुड़ी हुई थी, तो कोई कहीं भूत प्रेत आत्माएं तो नहीं इस कमरे के अंदर घुस गई हैं और ग्रिफिन उनका हेल्प लेके और हम लोगों को ऐसे परेशान कर रहा है। ये विचार भी उसके दिमाग में आया था। तो अब वो बहुत उलझन में थी, तो फटाफट जाके वो सोचती कि मुझे पूछना तो पड़ेगा। और उससे पहले उसने गांव के सिपाही को भी फ़ोन कर दिया होता है कि हाँ चोरी हुई है हमारे पड़ोस में, और अपने घर की स्थिति से भी वो थोड़ा घबरा गई थी। तो पादरी के यहाँ पे जब चोरी हुई उसको चेक करने के लिए वहाँ पे जो सिपाही है वो आ चुका था। और इसी घटना के बराबर में उनके घर पे ये घटना चल रही होती है कि ग्रिफिन जो है उसको इतना तेज गुस्सा आ जाता है जब मिसेस हॉल उससे ये सवाल पूछती है और वो कहता है कि तुम पूछना चाहती हो, कि तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तुम देखना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। और इतना तेज उसको गुस्सा आता है कि वो एक एक करके अपने कपड़े उतारना, पट्टियाँ खोलता है, फेंक देता है, दस्ताने फेंक देता है, गलमुच्छों को उठा के फेंक देता है। और अपने जैसे ही वो देखती है कि बिना सिर का आदमी उसके सिर सामने खड़ा हुआ है, तो वो वापस बेहोश हो जाती है। पहले वो बेहोश नहीं होती जब वो सीढ़ियों से गिरी होती है, उसको चोट आई होती है। अब की बार ये सीन देख के तो बेहोश हो जाती है कि बिना सिर का आदमी मेरे घर में रह रहा था। और इतने में ही पड़ोस में पादरी के घर पे चोरी जो हुई है उसकी तहकीकात करने के लिए जब सिपाही आता है, और सिपाही जब उनके घर में घुसता है तो देखता है कि बिना सिर का आदमी उसके सामने खड़ा है और जिसको उसे पकड़ना है। तो फिर वो ये कहता है कि भाई अब मुझे तो जज के ऑर्डर मिले हैं कि जो भी चोर है मैं उसको पकड़ के लेके आऊँ, चाहे वो सिर वाला चोर हो चाहे वो बिना सिर वाला चोर हो, मैं तो इसको पकड़ूंगा। और जब वो भाग के ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ग्रिफिन ये सोचता है कि मुझे किसी न किसी तरह से इनके चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वो एक एक करके अपने वापस धक्का मुक्की करता है और सारे कपड़े उतारने शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपने सारे कपड़े उतारता है वो वापस अदृश्य हो जाता है, लेकिन वो जो सिपाही होता है उसके हाथों में ही उसने उसको पकड़ रखा होता है। तो सिपाही उसको छोड़ता नहीं है, तो वो उसको धक्के देता है। और आसपास के लोग जब बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके भी लात घुसे पड़ते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ से पड़ रहे हैं। और सिपाही भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर मैंने किसको पकड़ रखा है, कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। इसी उधेड़-बुन में, इसी धक्का मुक्की में जैसे तैसे करके और ग्रिफिन जो है वो सिपाही को पटक के जोर से और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और जो सिपाही होता है वो भी बेहोश हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, और वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और ग्रिफिन ने अपने आप को उन सब से बचा के वापस वो सड़कों पे निकल चुका था और वैसी ही हालत में था। वही सर्दी का समय था, वही उसके पास कपड़े नहीं थे और उसके साथ भी कोई नहीं था। तो ये जो कहानी है इसके साथ ही यहाँ ख़त्म हो जाती है कि ग्रिफिन उस जगह से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो उस समय भी निर्वस्त्र होता है, उसके पास कोई कपड़े नहीं होते। तो ये कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आप लोग बुक में एक बार वापस से पढ़िएगा, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके हिंदी में मीनिंग्स भी याद कीजिए और स्पेलिंग्स भी याद कीजिए। और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार और बता देती हूँ। और जो सिपाही था उसका नाम जेफर्स होता है, जो लास्ट में
आपको चैप्टर में पता चलेगा। तो मेन 4-5 लोग ही हैं जिनके नाम आपको इस कहानी के अंदर आपको याद करने हैं। लिख लिख के याद कर लीजिए ताकि आपको जब क्वेश्चन कोई भी आता है स्टोरी में से तो आप उसको गलत ना करें। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है, सबसे पहली बात की जो चैप्टर का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और H.G. वेल्स के द्वारा ये लिखा हुआ चैप्टर है। तो ग्रिफिन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि आखिर ग्रिफिन कौन है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य पात्र होता है उसके आपको कैरेक्टर स्केचेस पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या इस कहानी में उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। कई बार ये ऐसा होता है कि आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो जब मैं पढ़ रही होती हूँ उस समय आप लोग इसको ध्यान से लिख लिया कीजिए। दोबारा ऑडियो को सुनेंगे तो दोबारा पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। सबसे पहली बात कि वो बिल्कुल भी नियम कानून नहीं मानता था। वो अपनी मर्जी, मन की मर्जी का मालिक था, अपने मन से सारे के सारे काम करता था। तो लॉलेस पर्सन उसको कहा जाता है जो किसी भी तरह के नियम कानून को नहीं मानता। तो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ये आपको उसके लिए याद करना पड़ेगा। इन रिवेंज ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, कि बदला लेने के लिए, लैंडलॉर्ड मतलब होता है मालिक, अपनी इस बात का बदला लेने के लिए कि लैंडलॉर्ड ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसने लैंडलॉर्ड के घर के अंदर आग लगा दी, लैंडलॉर्ड्स हाउस, एंड रैन अवे, और वहां से वो भाग गया। ही बिकेम इनविजिबल। अब ठीक है, ही बिकेम इनविजिबल by swallowing certain rare drugs which made his body transparent and solid like a sheet of glass. He was a scientist and he discovered how human body could be made ट्रांसपेरेंट, यानी वो खुद ही उसने वो दवाई बनाई थी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और उस अदृश्य होने वाली उस मेडिसिन को, उस ड्रग को उसने खुद ही पी लिया था और वो अदृश्य भी हो गया था। और कैसा हुआ था, वो एकदम ग्लास की शीट जैसा हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था, लेकिन वो ठोस ही था। आगे देखिए, ही वेंट इनटू लंदन स्टोर, और सबसे पहले हमने देखा कि वो लंदन स्टोर में घुसा था और वहां पे उसने वो सब चीजें, खाने पीने की चीजें वहां से चोरी करी और कपड़े भी वहां से चुराए। ही अटैक्ड द शॉपकीपर एंड टुक अवे ऑल हिज मनी, वहां पे उसने दुकानदार को अटैक किया और उसका सारा का सारा वो पैसे वहां से उठा के ले गया था, जब वो वहां दूसरी बार दूसरे स्टोर में कपड़े लेने गया। He stole money from clergyman's house in Iping. Iping नाम की जो जगह है जहाँ पे वो सराय में रुका था, वहां पे उसने क्लर्जीमैन यानी कि पादरी के घर पर भी चोरी करी थी। He beat people and constable, और वहां के लोगों को भी उसने मारा, और कांस्टेबल जिसका नाम था मिस्टर जेफर्स उसको भी उसने पीटा था। He stayed at Mrs. Hall's लोकल इन ऑन रेंट, और मिसेस हॉल के यहाँ पर उस जगह पे आइपिंग में वो रह रहा था। तो आई होप आपको ये जो कहानी है ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब ये पूरी स्टोरी को सुन लेंगे तो आप लिख दीजिएगा। अभी 2 बजे मैं आप लोगों के ये पब्लिश उसमें वीडियो को अपलोड कर दूंगी, और मैं खुद भी आप लोगों के साथ में बनी रहूंगी। मैं देखती रहूंगी कि किन बच्चों को कहानी में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट्स आपके में देखूंगी, और कोशिश करेंगे कि कल वापस हम 1 बजे की जो लाइव क्लास है उसको तरीके से अटेंड कर पाएँ। अभी वापस लाइव देखे चली गई है, अच्छा हुआ कि मैंने ये आपके लिए वीडियो बना दिया। तो कई बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारी जो क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन अगर कभी आइंदा भी इस तरह की कोई बात होगी तो मैं आपको मैसेज छोड़ के उसका वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी, ताकि किसी भी दिन की जो क्लास है वो आपकी मिस ना हो। और जो बच्चे आज नए आए हैं, वेलकम टू माय चैनल, और आप अपने और भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे 1 बजे। होपफुली हमारी क्लास ज़रूर सक्सेसफुल होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और हर बच्चा अगर एक दिन भी एक अपने फ्रेंड को शेयर करेगा तो धीरे धीरे बहुत बच्चों तक ये
जो क्लासेस हैं ये पहुंच पाएंगी और मेरी मेहनत भी सफल होगी। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती हैं क्लासेस, आपको खुद समझ में आता है, तो आप बाकी बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए जिस तरह से मैं आप लोगों को कर रही हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।